गुरुजी की व्याख्या करना असंभव है, ये दर्शाता है। तो कुछ चीजें ऐसी थी जैसे 95, 96, 97 होगा, जब जलंधर मंदिर में गुरुजी के पास सुबह से शाम तक आप जा सकते थे, संगत ज्यादा नहीं होती थी। तो गुरुजी ने दोपहर को खाने पे लंगर पे बिठाया और गुरुजी उस टाइम बताते थे कौन कौन बैठेंगे, कौन 4 थाली पर बैठेंगे। तो गुरुजी ने हमें मेरे को बोला कि शशि आंटी इधर बैठ थाली पर, एक्वेरियम के सामने कहीं पर थे हम। और मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी मेरा मंडे का व्रत है। तो गुरुजी ने मेरे को बोला तूने जितने व्रत करने थे ना तेरे पूरे हो गए, आगे खुला किया कर। पर मैं किसी दुविधा में नहीं पड़ी कि करूं कि नहीं करूं, कौन है, मेरी कोई फेथ नहीं थी, आई विल से दैट। लेकिन जो उन्होंने कहा वो मान लिया, इस पर कोई दो राहें नहीं होती थी। और फिर भी एक्चुअली जब मेरा बेटा करीबन 2-2.5 साल का था, बिटिया हैड अराइव्ड, मैं गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को दर्शन दिए थे कि शिरडी के साईं बाबा और गुरुजी एक हैं। तो जो मेरे मन में रहता था गुरुजी आपके पास आने में ट्रेन की बुकिंग नहीं मिलती, वो दुविधा बहुत बहुत सॉल्व हो गई, क्योंकि अब हम शिरडी जा सकते थे, बॉम्बे से वो कार से जा सकते थे। तो जब गुरुजी के पास जाने का मन करता था हम अक्सर शिरडी जाया करते थे। तो शिरडी के मंदिर में एक बार, आई थिंक शिरडी के हॉस्पिटल में मेरी इंटरव्यू थी, तो हम लोग शिरडी गए थे। और इंटरव्यू के कुछ पहले वहां पे उनकी एक धर्मशाला है जिसमें आप रह सकते हो, हम वहां रहे थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरी इंटरव्यू थी 10 बजे के करीब, तो हम नाश्ता खाने उनकी कैंटीन में गए। अगर आपने वो परिसर देखा है तो वो ना बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, आई थिंक 10-12 बिल्डिंग्स हैं विद 3-4 फ्लोर्स इन ईच बिल्डिंग। और वो एक क्वाड्रैंग मतलब एक इनक्लोज स्पेस में है। तो वहां पे मैं जब नाश्ता वगैरह खाकर, मेरे साथ मेरी मेड सर्वेंट भी थी, क्योंकि अ, किसी को कहीं लेके जाना एक बहुत बड़ा तीर्थ होता है। तो क्योंकि मैं कार से आ रही थी तो मेरी जो मेड सर्वेंट थी, मैंने उससे पूछा तूने चलना है, उसके लिए बहुत बड़ी चीज थी। तो वो अपनी पूरी फैमिली, उसके भी 2 लड़के थे छोटे छोटे, रफली मेरे बच्चों से बड़े थे पर डेफिनेटली छोटे थे। तो मैं उसके साथ गई थी। तो हम लोग शॉप में घुसे कुछ सामान खरीदना, बाबा की मूर्ति, बाबा के सीडी, क्योंकि उनकी मराठी आरती होती है एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट। तो बच्चे ना बाहर खेल रहे थे, उसका बेटा, मेरा बेटा और उनका हस्बैंड बाहर खड़ा हुआ था। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया, मैं दुकान से सब सामान लेकर आई, बिटिया मेरी गोद में थी। और देन आई रियलाइज कि मेरा बेटा वहां नहीं है। अपने बच्चे को भीड़ में खो देना, आप खत्म हो जाते हो। ये वही लड़का है जिसे पाने के लिए जब वो पेट में था तो मैं डॉक्टर से लड़ रही थी और वो बच्चा मेरा खो गया। मैं इतनी परेशान, मतलब परेशान तो बहुत छोटा वर्ड है, एक माँ, और मेरे बेटे को बोलना नहीं आता था। तो मेरे पास ये कोई तरीका नहीं था उससे कम्युनिकेट करने का, और भीड़ इतनी थी। तो ओनली प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट आई कुड थिंक आई हैव वाज कि मैं सिक्योरिटी ऑफिस में गई, क्योंकि इस पूरे परिसर का एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट था। तो मैं वहां सिक्योरिटी ऑफिसर के पास गई एंड आई डिस्क्राइब कि मेरा बच्चा ऐसा है, उसको बोलना नहीं आता, लेकिन वो भीड़ में पता नहीं कहाँ चला गया है, आप प्लीज मुझे यही रहने दो और मुझे चेक करने दो सबको, क्योंकि अपनी आंखों पर भी पता नहीं कितना यकीन। 40 मिनट के बाद मेरा बेटा मिल गया। ये एक बहुत बड़ी दात थी गुरुजी की, साईं बाबा की, कि खोया हुआ बच्चा वापस मिला। और उस 40 मिनट में मैं कितनी बार मर गई मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुख होता है माँ बाप के लिए। गुरुजी कहते हैं जब संतान चली जाए, इससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता। और मैं उसके थ्रू गई। तो मैं हर थर्सडे का भी व्रत रखती थी, मैं हर मंडे का रखती थी। मंडे का मैंने ऐसे शुरू किया था, मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए थी। मेरी किसी फ्रेंड ने बोला महाशिवरात्रि आ रही है, व्रत कर, शिवजी बड़े भोले हैं।
मैंने महाशिवरात्रि का व्रत जैसा मेरी फ्रेंड ने बताया मैंने वैसा करा। जिंदगी में पहली बार व्रत करा और मेरी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गई। कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ महाशिवरात्रि नहीं, मंडे शिव जी का दिन होता है, तो मेरा हर मंडे हर थर्सडे व्रत होता था। तो गुरुजी ने मुझे बोला इनको खोल दे, और मैंने बात मान ली। कोई मन में संदेह नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरुजी ने हमेशा कहा है कि भूखे पेट परमात्मा नहीं याद आता। अब जो भी कुछ है, आप व्रत में कितनी पूजा कर लेते हो जो बाकी दिनों से ज्यादा होती है, मुश्किल है। तो गुरुजी का ये कहना कि आप इन नियमों में मत पड़ो। हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, गुरुजी ने सीधे रास्ते बताए हैं। मानो तो ना पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो सामने गुरुजी और नहीं पता चलता। ये परमात्मा का तरीका होता है आपको राह पे लाने का। तो मैंने व्रत खोलने शुरू कर दिया। अगर मुझसे रखे जाएं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये एक चीज। फिर एक बार गुरुजी ना एक्चुअली बड़े कॉमनर की तरह मजाक में बहुत चीजें बोलते थे, और बहुत टाइम बाद मुझे ये रियलाइज होने लगा कि वो मजाक नहीं था, चाहे कहने का अंदाज वो था। जैसे एक दिन सडनली गुरुजी 96 97 की बात है, मैं अपनी किसी आंटी के साथ गई हुई थी, शी इज नो मोर। तो गुरुजी ने मुझे बोला शशि आंटी पंजाबी सीख ले, और फट से मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी एक ही तो सुख है कि सास की जो भाषा नहीं समझ आती। सबसे सुखी बहू हूं मैं जिसको सास की भाषा ही नहीं समझ आती। क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसे होता था कि मेरे मदर इन लॉ अपरेंटली मुझ पे डांट मार रहे होते थे और मुझे कुछ नहीं पता होता था, और मैं वहां खड़े होकर स्माइल कर रही होती थी। तो माय हस्बैंड हैड टू कम एंड टेल मी कि कम से कम मुंह तो सीरियस कर ले, बिकॉज यू आर इंस्टिगेटिंग हर। दिस वाज द लेवल। मेरे हिसाब से तो मैंने गुरुजी को जवाब दे दिया। आज जब मैं देखती हूँ कि मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नहीं पढ़ सकती, मैं ट्रांसलेशन ही पढ़ूंगी, किसी और के उससे पढ़ूंगी, ओरिजिनल नहीं पढ़ सकती क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती। अब ये डिजिटल एरा में आप बोलिए कि नहीं आपको ऑडियो मिल जाएगा, पर वही है ना, आप डायरेक्टली ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हो। तो गुरुजी ने चाहे कहा मजाक में, और मैंने भी मजाक में लिया। फिर जैसे मैं अपने बेटे के साथ आई वाज कैरिंग हिम 2000 में, तो सडनली एक दिन गुरुजी कड़ा प्रसाद दे रहे थे, तो मुझे कहते हैं शशि आंटी घर खरीद। तो मेरे को तो सर्विस बैकग्राउंड से मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी घर तो रिटायरमेंट के टाइम पे बनाते हैं खरीदते हैं, अभी थोड़ी खरीदते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, मुझसे कहने लगे, माय हस्बैंड वाज इन बॉम्बे पर वो आए हुए थे। तो गुरुजी मुझसे कहते हैं तेरे कोल नहीं तेरे हस्बैंड कोल बड़े पैसे ने, बुला उन्हों। तो कहीं ये पीछे बैठे हुए थे छोटे मंदिर में, मैं इनको बुला के लाई, मैं कहा गुरुजी बुला रहे हैं। सामने हम दोनों को गुरुजी ने बिठाया और मुझसे पूछते हैं 10 दी तनख्वाह कितनी है, और मुझे कुछ आइडिया नहीं। मैं इन मामलों में एक बड़ी यूनिक वाइफ रही हूँ अपने हस्बैंड की। मुझे आज तक ये नहीं पता कि मेरा हस्बैंड क्या कमाता है क्या खाता है, और मैंने कभी अपनी जिंदगी में अपने हस्बैंड का पैसा नहीं देखा, कभी आज तक नहीं देखा। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मेरा उस टाइम भी जवाब गुरुजी से यही था, गुरुजी मुझे क्या पता। गुरुजी ने तब मुझे बोला तू ओदी घरवाली है, ओदा हिसाब रखा कर। और हस्बैंड को बोले 10 से नु तेरी तनख्वाह कितनी है। तो माय हस्बैंड वाज वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर आई थिंक बैंक ऑफ पंजाब। तो उसने पता नहीं 35,000 या कुछ ऐसा कुछ फिगर बोला, और मेरे को इतना शॉकिंग लगा कि तेरे को इतने पैसे मिलते हैं। तो गुरुजी फिर बोले, कहते हैं घर खरीद। तो तब मेरे हस्बैंड जब बॉम्बे वापस गए तब उनको पता चला कि उनके एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन में होम लोन इज ही इज एलिजिबल। इट मेड सेंस। तो ही अप्लाइड फॉर होम लोन। अब प्रॉपर्टी डिसाइड करना, तो ही स्टार्टेड लुकिंग एट सारे फ्लैट्स इन बॉम्बे। तो मैं हर हफ्ते जाती थी, बिना कहे गुरुजी ने बोला उन्नू क्या बम्बई नहीं रहना, बम्बई रहन लायक नहीं है, और देख। तो मैं विलिंगडन में काम करती थी, और मैं ना काफ़ी बड़बोली हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ दिक्कत देना तो मैं बड़ा शोर मचाती हूँ, मैं 20 लोगों को जाके बता देती हूँ मुझे ये प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी के तजुर्बे ये कहते हैं कि कहीं न कहीं से हल निकल आता है। जब चीज़ आपसे हल नहीं होती ना, तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए हेल्प माँगने में, क्योंकि आपको पता है कि आपको हेल्प चाहिए। अब वो किस रास्ते आएगी वो परमात्मा जाने। तो ऐसे ही मैं अपने कोलीग से बात कर रही थी, उस टाइम ग्रेटर नोएडा की बुकिंग्स खुली थी।
तो किसी कोलीग ने बोला ग्रेटर नोएडा ले लें। तो मैं तो गुरुजी से पूछने आई, लेकिन मेरे पूछने से पहले गुरुजी ने कहा नोएडा नहीं लेना, नोएडा नो आइडिया, उत्तर प्रदेश उल्टा प्रदेश, कोई कायदा कानून नहीं है, वहां नहीं लेना, और देख। वीकली बेसिस पे होता था। फिर मैंने देखे, तो उस टाइम गुड़गांव में ये डीएलएफ के साथ कार्ल्टन अपार्टमेंट्स खुले थे, डीएलएफ के, उसकी बुकिंग चल रही थी। तो गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं वो ठीक नहीं है, होर देख। मेरे मामा जी गुड़गांव में रहते थे, नियर दैट एमडीआई, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। उन्होंने मेरे को बोला तुम लोग प्लॉट ले लो, मैं तुम्हारा घर बनवा दूंगा। और आप देखिए, मैंने कभी भी गुरुजी से नहीं बोला, लेकिन गुरुजी हमेशा बना बनाया ले, बनाने की कोई लोड़ नहीं है। दुनियादारी सब गुरुजी ने सिखाई, क्योंकि तब मुझे रियलाइज हुआ अगर कुछ में कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो मेरे मामा जी की भी खटिया खड़ी हो जाएगी कि आपने पैसे बना लिए, आपने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। एनीवे, फिर मेरे को लगा, एक तो मैं कह रही, मई जून का टाइम था, मुझे लगा गर्मी इतनी लगती है, मैंने ना घर देखने छोड़ दिए। अब जब मेरे हस्बैंड आए, मेरे हस्बैंड और मेरे मामा मामी वो लोग गए कहीं घर देखने। शाम को हम गुरुजी के मंदिर गए और गुरुजी ने मेरे को बोला जो आज देखे उन्नू फाइनल कर दे। तो मेरे को आई वाज सो श्योर कि गुरुजी ने अप्रूव तो करना नहीं, अभी तो चक्कर काटने हैं। और मन में मैं गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी जब आपको पता है कहाँ लेना है तो बता ही दो ना, इतने चक्कर भी क्यों कटा रहे हो। पर मेरे कहने का मतलब है, गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारा ग्रह निकाल रहा हूँ। जब आपको कोई मुश्किलें आती हैं एंड यू थिंक यू आर गोइंग इन अ लूप, यू हैव टू गो इन दैट लूप, गुरुजी कहते हैं मैं ग्रह निकालता हूँ। अब मैं तो इस चीज को डाउट नहीं करती, आगे आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी जो आज देखना था वो तो मैं देखा ही नहीं। गुरुजी कहते हैं कोई नहीं, लोड नहीं हैगी, मैं देख लेता, तू फाइनल कर दे। एंड इट वाज सिंगलटन अपार्टमेंट्स, यूनिटेक का। अब सिंगलटन अपार्टमेंट्स में हमें लेना है। बॉम्बे में व्हेन माय हस्बैंड अप्लाइड फॉर द होम लोन, द लोन वाज रिफ्यूज्ड, सेइंग कि प्रॉपर्टी इज इन गुड़गांव, तो बॉम्बे ऑफिस नहीं सैंक्शन करेगा। तो अब गुरुजी का कथन सत्य वचन, तो मैंने ना यूनिटेक के दिल्ली ऑफिस में फोन करा। मोबाइल्स तो थे नहीं, जो भी मुझे लैंडलाइन नंबर मिला हॉस्पिटल के किसी पीसीओ से जाके मैंने फोन करा। एंड आई आर्ग्यूड विद देम कि जब आप लोन्स वगैरह अप्रूव करते हो, तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि देयर वर टू प्लान्स टू बाय द फ्लैट, एंड इट्स कॉल्ड सिंगलटन फ्लोर, दे आर नॉट बिग फ्लैट्स, दे आर मोर लाइक अ बंगलो गेटअप। मतलब ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है और एक बरसाती है। तो ग्राउंड फ्लोर की बात चल रही थी। अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान लो तो यू एंड अप पेइंग 18 lakhs, बट इफ यू मेक अ फुल डाउन पेमेंट 3 bedroom कम्स फॉर 15 lakhs। अब मैंने तो लोन ही लेना है, 15 lakhs अगर मैं देती हूँ तो मुझे 3 bedroom मिल रहा है, एंड दे से द बैंक पीपल आर सेइंग कि दिस इज नॉट अप्रूव्ड बाय अस। तो आप यू हैव टू ऑप्ट फॉर अ हायर अमाउंट विद अ स्मॉलर फ्लैट। अब लॉजिक तो बनता नहीं, क्योंकि मैं तो लोन ले ही रही हूँ। तो आई कॉल्ड अप यूनिटेक ऑफिस, और मेरी थोड़ी उनसे आर्ग्यूमेंट हुई कि डू यू गेट बैंक से अप्रूवल फॉर द बिल्डर और द स्कीम। तो कोई समझदार उधर, गुरुजी के अपने तरीके, ही टोल्ड मी मैडम ये वाली स्कीम अप्रूव्ड है। मैंने कहा तुम्हारा बॉम्बे ऑफिस तो ये लेटर नहीं निकाल रहा, आप मुझे लेटर दो। ही गेव मी द लेटर, आई गेव इट, एंड द लोन गॉट अप्रूव्ड। गुरुजी ने वो घर दिलवाया, और 2000 में हमने बुक करा, जब मैं बेटे से प्रेग्नेंट थी। और 2002, 3 साल का प्लान था, पर 2002 में घर की चाबियां आ गई और घर हमारा हो गया। मैं आपको वो नहीं बता सकती शब्दों में कि जब घर की छतर छाया आपके सिर पर आ जाए तो आपको कैसा फील होता है। क्योंकि मेरी मदर ने जो भी कुछ था, मेरे फादर ने जो भी प्रॉपर्टी में मेरे को एचयूएफ डाला था, वो मेरी मदर ने शादी के 3 दिन पहले साइन करवा लिया। और ससुराल में तो कुछ भी मेरा नहीं था, तो मैं बेसिकली बेघर थी। और पहला काम गुरुजी ने करा कि सिर पे छत डाली। उस घर को मैंने कभी नहीं देखा टिल आई थिंक 2015 तक। और जब मैं 2015 में उस घर में गई, एक्चुअली क्या हुआ, जब वो घर आया तो डिसाइड हुआ कि देयर बी अ प्रॉपर्टी डीलर हु विल पुट इट ऑन रेंट फॉर अस। तो कुछ बीच में ना 98 99 की बात है, गुरुजी एक दिन मौज में थे और बड़े सारे अपने स्वरूप साइन करके ना, गुरुजी इज ब्लेसिंग्स ऑलवेज,
उन्होंने एक सिल्वर पेन से साइन कर करके मुझे दिए, बड़े सारे स्वरूप मिले। मैंने वो बड़े संभाल के रखे कि बच्चों के लिए जो धरोहर मैंने देनी है ना वो ये है। 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों में ये बटेगी। फिर भी उनमें से एक स्वरूप मैंने फ्रेम कराया कि ये गुरुजी का मंदिर है, जो गुड़गाँव का घर गुरुजी ने दिलवाया, और उसको मैंने उधर फिक्स करवाया, फ्रेम करा के उधर लगवाया इन अ हाई लेवल की एज़ सच इट इज़ सच अ प्लेस कि आप घर में एंटर करो तो पहले दर्शन गुरुजी के होते हैं। एंड आई टोल्ड द प्रॉपर्टी एजेंट कि इसको कोई नहीं हिलाएगा, नो मैटर हू टेक्स द हाउस ऑन रेंट, इसको नहीं हिलाएगा। तो जब मैं 2015 में गई, द फर्स्ट थिंग आई नोटिस वाज गुरुजी का स्वरूप वाज मिसिंग। मेरा जो दिमाग खराब हुआ ना, इतना गुस्सा मेरे अंदर, आई ब्लास्टेड दैट प्रॉपर्टी डीलर कि एक ही काम तुझे करना था, तू भी इसमें पैसे बना रहा है बाय पुटिंग इट ऑन रेंट। तूने अपना इंटरेस्ट देखा, तूने जो भी कुछ मुझे दिया, आई एम नॉट डाउटिंग कि आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी ऑनेस्ट, लेकिन एक ही काम करना था, गुरुजी का स्वरूप यहाँ से चला गया। वो कुछ नहीं बोला, और माय हस्बैंड वाज टेलिंग मी इतनी बुरी तरह से उससे बात कर रही है कि तेरे को शर्म आनी चाहिए, तू क्या बोल रही है। पर मैं जब गुस्से में होती हूँ ना, मैं सामने लिहाज नहीं करती कौन खड़ा है। तो मैंने उसको बहुत डांटा। 10 दिन के बाद, नहीं उस टाइम उसने मेरे को बोला कि मैडम मुझे अब समझ आ रहा है, एक्चुअली वो नई संगत था गुरुजी की, और वो स्वरूप उसने उठाया और वो घर ले गया। कहता है मैंने 2-3 महीने पहले ये हरकत करी है, और तब से गुरुजी हमारे को दर्शन देते हैं और बहुत नाराज हैं। हमें समझ नहीं आ रहा, मुझे हस्बैंड और वाइफ को, कि गुरुजी नाराज क्यों है। लेकिन गुरुजी आते हैं और गुस्सा करके चले जाते हैं। लेकिन आज मुझे समझ आया कि मैंने क्या गलती करी है। एंड ही रिटर्न्ड इट, ही रिटर्न द स्वरूप, ही हैंडेड ओवर द कीज कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी में बहुत कुछ करा है लेकिन अब नहीं करूंगा। ही रिफ्यूज टू बी द डीलर। तो संगत ही संगत का परिवार है। वट एवर इट इज, द लास्ट आई हर्ड फ्रॉम माई हस्बैंड इसकी संगत के लोग ही उस घर को किराए पे लेते हैं। अब उस घर की पावर देखिए, उस घर में जितने किराएदार रहे उन सबकी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन थी, इस घर में एक शक्ति का वास है। क्योंकि वो लोग, जैसे उनमें काफी सारे बैचलर्स ने भी लिया, काफी फैमिलीज ने भी लिया, उनके जितने बीमार लोग होते थे ना वो ठीक हो जाते थे। दे नोटिस्ड एंड दे वर टेलिंग अस, एवरी लैंडलॉर्ड को जो फीडबैक दे गेव द टेनेंट्स वाज दिस कि इस घर में एक शक्ति का वास है। और 2015 में जब मैंने पहली बार वो घर खुद देखा, देन आई रियलाइज कि उसका जो फ्लोर का डिजाइन है, मार्बल और उसके बीच में एक ब्राउन सा चकोर, वो बड़े मंदिर का फ्लोर है, ब्राउन ब्लैक। तो फ्लोर रिजेंबल्स बड़े मंदिर का फ्लोर। और मैं भर गई कि गुरुजी आपने इतनी मेहर करी, और हमें तो मतलब फुर्सत ही नहीं कि देखें क्या दिया, नॉट एज अ प्रॉपर्टी बट एज योर ब्लेसिंग। फिर जैसे गुरुजी कहते हैं ना, एक्सप्लेनेशन वाला माइंड, तो जब घर आ गया तो ऑब्वियसली माय मदर इन लॉ डिड नॉट लाइक इट, तुमने घर तोड़ा है, तुमने घर अलग करा है, वो सब एलिगेशंस हुए। तो मेरा तो एक ही यूनिवर्सल जवाब था कि गुरुजी को सच मालूम है, मैंने नहीं करा है। और घर मतलब माय मदर इन लॉ डिड नॉट एक्सेप्ट कि एक और घर होगा, बट वो था। एनीवे, कंटिन्यूइंग द गुरुजीज पावर, गुरुजी ने एक बार बैठे हुए थे और मुझे बोला, सास की सताई सौर्या दी प्यारी शशि आंटी हमारी। तो मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ के ही एक बड़े क्लोज फ्रेंड थी आंटी। शी टोल्ड मी, शशि तेरे को तो सर्टिफिकेट मिल गया, तेरी सास तुझे बड़ा तंग करती है। और मुझे भी यही था कि गुरुजी को सब पता है कि मेरी सास बड़ा तंग करती है। संगत जी, गुरुजी ना जब आपको समझाना चाहेंगे ना, वो मौका भी वही देंगे। 10-12 साल के बाद मैं एक शब्द सुन रही थी, मेरी मत बोहरी में राम बिसारे हो। किसी भी इंसान की जिंदगी में उसकी व्याख्या में दिया है कि 5 झगड़े होते हैं, सास सास का, ससुर का, ननद का, जेठ का, और भाई का, भाई या पिता का। लेकिन सास है दुनियावी सुख, ससुर है वो परमात्मा जिसका वंश आप चलाते हो, ननद है काम धंधे जिनका कुछ लेना देना नहीं है और उसमें फंसे होते हो, जेठ है ये शरीर जिसको यम ने ले जाना है,
और पिता या भाई है आपके कर्म जो आप लेकर आते हैं। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। सास की सताई सौर्यां दी प्यारी शशि आंटी हमारी, जानकर बहुत बहुत खुशी हुई कि चाहे मेरी दुनिया में किसी से नहीं बनती, मैं किसी भी रिलेशनशिप को नर्चर नहीं कर पाती हूँ, somehow I have very poor social skills, लेकिन मैं तो परमात्मा की प्यारी हूँ, गुरु जी का सर्टिफिकेट है, मुझे क्या करना है। तो आप ना, जैसे वो एक शब्द में ही है कि गुरु कौन होता है। गुरु होता है रसिक बैरागी गुरु, रसिक भी और बैरागी भी। रसिक इसलिए क्योंकि आपको दुनिया के काम करने हैं। अब अगर आप शिव पुराण पढ़ते हो तो उसमें दिया है किसी भी इंसान के 3 ऋण होते हैं लाइफ में, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण आपका यज्ञ और पूजा में, देवताओं की पूजा में, ऋषि ऋण आपका तपस्या में, और पितृ ऋण होता है जो आप संतान पैदा करके उतारते हो, और हर इंसान को ये ऋण अपने पूरे करने होते हैं। ये जिंदगी का मकसद है। तो गुरुजी हमेशा कहते, बड़ी सिंपली गुरुजी ने कहा था कि किसी भी औरत के लिए अपने पति की सेवा और सदगुरु से सही चीज मांगना सबसे बड़ी पूजा है। जब आप घर बार चलाते हो ना, आपकी वो जो तपस्या है जिसमें आप जीवन लगा देते हो, वो तपस्या आपका पाठ है। वो अलग बात है कि हम बाकी सब चीजों का पाठ करते हैं और हम अपने परिवार को ही सबसे पीछे कर देते हैं, माया से नहीं। तो जैसे मैंने बोला, रसिक बैरागी गुरु, जो आपको दुनिया में रहकर रसिक भी और बैरागी भी उससे हटा दे, ऐसा होना। और यही रहे हैं गुरु जी, दुनिया के बीच में, दुनिया से अलग। जितने लोगों को उन्होंने अपनी राह दिखा दी ना, आप उनकी जिंदगी को अगर देखोगे, वो दुनिया के सारे कर्म करे हैं लेकिन वो उसमें बंधे हुए नहीं थे। हैं कुछ ऐसे लोग गुरुजी की संगत में जिनको गुरुजी ने ये ब्लेस किया। दिस इज द पावर ऑफ गुरुजी। तो दिस वॉज अनदर इंसिडेंट जहां गुरुजी का ज्ञान फिर ऐसे ही मन में बड़ा आता था। गुरुजी ने जो मंदिर बनाया, बड़ा मंदिर, उसकी छत पे शिवलिंग क्यों रखा? जो मुझे पता चला शिव पुराण में से, वो ये है कि शिवलिंग में शिव और शिवा, शिवजी और शक्ति दोनों का समागम है। और शिवलिंग के पास कोई भी काम करा जाए वो सफल होता है, वो उस पे शिवजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। और अगर आप देखो तो गुरुजी यही कहते हैं ना, इस मंदिर के साये से भी जो निकल जाएगा वो भी ब्लेस हो जाएगा। तो गुरुजी का ना, गुरुजी को समझना बहुत मुश्किल है, मतलब वो कोशिश भी नहीं कर सकते। एक्चुअली गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को बोला था, बहन जी शिव पुराण पढ़ा करो, और मैंने ओवर हियर किया था, लेकिन वो उत्सुकता वाला माइंड की शिव पुराण में ऐसा क्या दे रखा है, उस चक्करों में मैं शिव पुराण लेने गई। शिव पुराण कोई किताब नहीं है जो आपको, आप जब चाहो आपको मिल जाए, कम से कम मेरे लिए तो नहीं रही है। गुरु जी की मेहर होती है ना तो ये ग्रंथ आपके हाथ आता है। मैं 1.5 साल बॉम्बे से, मुझे बस ये पता था कि जितने भी वेद और पुराण है वो सब गीता प्रेस गोरखपुर की दुकानों में मिलते हैं, और उनकी दुकान बिरला मंदिर में होती है। बॉम्बे के मुझे बिरला मंदिर का कुछ पता नहीं, तो मैं दिल्ली आके बिरला मंदिर जाया करती थी। 1.5 साल मैंने चक्कर काटे हैं और मुझे शिव पुराण नहीं मिला। फिर एक दिन जब मैं दिल्ली से लौट रही थी, शाम की मेरी राजधानी थी, सुबह सुबह मैं बिरला मंदिर पहुंची 7:30-8 बजे। मैं मंदिर के अंदर नहीं गई, पर दुकान के बाहर जरूर मैंने वेट की और बड़ी गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आज जब दुकान खुले ना, मुझे शिव पुराण दिलवा दो, मुझे देखना है उसमें है क्या। गुरुजी की मेहर हुई, मुझे शिव पुराण मिला। अब दुकानदार ने उसको सेपरेट पैकेज की तरह पैक करा, क्योंकि मैंने तो लगेज पैक कर लिया था, तो मेरे पास जगह नहीं थी उसको सामान के बीच में डालने की। 2 बच्चे, सामान और शिव पुराण। हम लोग राजधानी से बॉम्बे पहुंचे, दादर स्टेशन पर उतरे तो उस दिन टैक्सीज की स्ट्राइक थी। तो एसटी की बस, क्योंकि वी वर लिविंग नियर
बॉम्बे पूना एक्सप्रेसवे जहाँ से वो शुरू होता है, तो एसटी की बस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हम उसमें बैठे और बस के ऊपर के रैक में वो शिव पुराण रख दिया। 1 डेढ़ घंटे के बाद जब स्टॉप आया, बच्चे के साथ सामान लेकर उतरी, शिव पुराण बस में रह गया। बस चल पड़ी। थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि वो तो बस में चला गया। कहने का मतलब ये है, अगर गुरुजी चाहें तो आपके हाथ है, नहीं तो ऐसे भी निकल जाएगा। मैं बस के पीछे दौड़ी। समहाउ बस रुकी, मेरे को शिव पुराण मिला और मैं पढ़ना शुरू किया। जैसा गुरुजी ने कहा था, पहली 4 रीडिंग में कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक आप 4 रीडिंग खत्म करते हो ना, तब तक आप गिनना छोड़ देते हो। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया, उसमें दुनिया का कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में ज्ञान ना हो। बचपन से ना मैं बहुत बड़े बुजुर्गों के साथ बैठती थी वो ज्ञान लेने, कुछ भी संसार का, विधि का, मुझे बहुत अच्छा लगता है बड़े लोगों के साथ बैठना। लेकिन अब मेरे तजुर्बे ये बोलते हैं कि जो घर के बड़े हैं वो बुढ़े तो हो गए लेकिन वो समझदार नहीं हुए। मेरे बड़े तजुर्बे हैं ऐसे। तो आप किससे बात करो, आपको कैसे पता चले? वो शिव पुराण है। और शिव पुराण में आपके नहाने की टेक्निक से लेकर दुनिया के सारे रहस्य उसमें हैं। वो कब गुरुजी आपको दिखाएं वो अलग बात है। जैसे मेरे साथ भी हुआ, मुझे बहुत लगता था कि गुरुजी आप तो महाशिव हो, आप पाठ किसका करते हो? बहुत बार सुनती थी मैं, गुरुजी पाठ में है, गुरुजी पाठ में। तो मुझे लगता था गुरुजी आप किसका पाठ करते हो? आप ही तो महाशिव हो, आपसे ऊपर तो कोई देवता भी नहीं है। मैं इस पर बाद में वापस आऊंगी, जब तक पहले, क्योंकि ये फिर बहुत गहरा चला जाएगा। मैं आई विल कम बैक टू फ्यू मोर थिंग्स दैट गुरुजी शोड मी। तो अभी अपन दुनिया में वापस आते हैं। तो 2010 में मेरे को ये जिपमर हॉस्पिटल से इंटरव्यू की कॉल आई। और जब मैंने आना था उसके 2 दिन पहले गुरुजी ने दर्शन दिए, जहां गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींचा। मुझे ये पता था कि कुछ मेरे साथ अच्छा होगा, लेकिन सरकारी नौकरी कहीं से नहीं लग सकती। आई वॉज ऑलरेडी 43। सरकार में तो 30 के बाद कोई नौकरी लगती नहीं है। 43 इज टू हाई। पर मैं बेसिकली इंटरव्यू देने चेन्नई इसलिए आ रही थी क्योंकि मेरी एक गॉड मदर इधर रहती हैं। उनसे मिले 15 साल हो चुके थे। मुझे लगा इंटरव्यू का बहाना है, मैं उनसे मिल लूंगी। और ये भी तय हुआ था कि मैं 2 एक दिन में वापस आ जाऊंगी, तो बच्चे नहीं जा रहे मेरे साथ। तो फर्स्ट टाइम मैं बच्चों से अलग चेन्नई इंटरव्यू देने आई। तो आई केम फॉर द इंटरव्यू। और इंटरव्यू वाज इन अ वन बिग होटल का कॉन्फ्रेंस रूम। एंड देन आई रियलाइज्ड वी आर 18 ऑफ अस। और मैं कभी ना कोई स्पेड वर्क नहीं करती कि लोग क्या कर रहे हैं, मैं कभी नहीं बॉदर करती। मुझे ये पता था कि मुझे क्या करना है। तो somebody told me, एक वहां पर पीजीआई की गोल्ड मेडलिस्ट थी, एंड शी टोल्ड मी कि तूने चेक नहीं करा है कि कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, एम से भी आए हुए हैं। एंड शी वाज हरसेल्फ अ पीजीआई गोल्ड मेडलिस्ट। मुझे तो ये पता था अब मेरी तो नहीं होनी, मैं तो 4.5 साल से बच्चे पाल रही हूँ, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। तो गुरुजी आप चलो, आपका वाइवा। एंड मिनट्स बिफोर आई वाज टू गेट इन, आई केम टू नो कि मेरे आगे और मेरे पीछे इंटरनल कैंडिडेट्स हैं। तो मेरा जो थोड़ा बहुत भी चांस है ना वो भी गया, क्योंकि 2 इंटरनल तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे। अब तीसरा बचे हुए में से होगा। और आप देखिए, मैं जब इंटरव्यू में गई, गुरुजी ने जो इंटरव्यू कराई वो तो गुरुजी जाने, मुझे कुछ नहीं पता। पर जब मैं बाहर आई 15-20 मिनट के बाद, मैं पता नहीं क्यों बड़ी खुश थी। तो उस फ्रेंड ने मुझसे पूछा तेरा इंटरव्यू कैसा गया? मैंने कहा यार वो जिपमर तो बेच नहीं पाए, मैं जो बॉम्बे के प्राइवेट कॉलेज में काम कर रही थी मैं उसको बेच के आ गई। ये दिस वाज माय कमेंट। और मैं बेसिकली, चेन्नई का गोल्ड बहुत अच्छा होता है, तो आई वांटेड टू गो गोल्ड की शॉप में टू बाय इयररिंग्स फॉर माय डॉटर, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6 बजे मेरी ट्रेन थी टू बॉम्बे। तो मैं उसको रफा दफा करके कि मैंने तो इयररिंग्स खरीदनी है, आई जस्ट लेफ्ट। जब रिजल्ट आया, आप मुझे बताओ ये गुरुजी की शक्ति के अलावा क्या है कि 3 कंसेक्यूटिव रोल नंबर्स गॉट सिलेक्टेड। वो 2 इंटरनल, उनके बीच का मैं एक्सटर्नल। कितनी पॉसिबिलिटी होती है कि इंटरव्यू में 3 कंसेक्यूटिव रोल नंबर्स अगेंस्ट पीपल फ्रॉम एम्स एंड पीजीआई? ये गुरुजी है।
मैं तो एक रूटीन स्टेट मेडिकल कॉलेज की एमएस लेकर वहां खड़ी थी और इतने लोगों को हराया। कहने का मतलब ये है कि गुरुजी के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। और उससे पहले ड्यूरिंग माय सीनियर रेजिडेंसी मैं जब विलिंगडन में 1 डेढ़ साल काम कर चुकी थी, तब मुझे पता चला एम्स में सीनियर रेजिडेंसी की सिलेक्शन है। यू हैव टू राइट अ थ्योरी पेपर, इफ यू क्लियर दैट आपका इंटरव्यू एंड देन यू मे बी सिलेक्टेड। बट एम्स इज नॉट ओपन फॉर पीपल फ्रॉम आउटसाइड, ये भी पता था। मैंने गुरुजी से माँगा, मैंने कहा गुरुजी एम्स में ऐसे कौन से तोप लोग चले जाते, भाई जाते तो हैं। जो एम्स के लोग होते हैं सारा इंडिया उनको मुड़ के देखता है। मैं भी उनमें से एक हूँ जो मुड़ के देखते हैं। मैंने कहा गुरुजी एक बार करा दो, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मुझ में वो कैपेसिटी है कि नहीं है। मुझ में तो नहीं है पर आप करा दो, मैं जॉइन नहीं करूँगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। क्योंकि जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ मैं बड़ी खुश हूँ, मैं वहीं कंटिन्यू करूँगी। लेकिन एक बार ऐसे देखो तो सही, उत्सुकता। और आप मानोगे नहीं, जब वो इस एग्ज़ाम के लिए मैं गई, सबने मतलब वो नोटिस आया हुआ था कि आप अपने सर्टिफ़िकेट्स पर वेरिफ़िकेशन लाओगे, मैं सर्टिफ़िकेट्स ही नहीं लेकर गई, कि एम्स का एग्ज़ाम थोड़ी ही क्लियर होगा। और जब रिटन का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया 10 से 12, 12 सवा 12 रिज़ल्ट लगा, आई वाज़ शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू, बट यू कैन गेट इनसाइड द इंटरव्यू आफ्टर वेरिफाइंग योर डॉक्यूमेंट्स। तो वो जो क्लर्क था वो मुझे कहता है, मैडम आपका इंटरव्यू में कॉल तो आ गया, आप जाओ घर और जाके ये सर्टिफिकेट्स ले आओ। तो मैं एम्स से जमुना पार गई बस पकड़ के, सर्टिफिकेट्स लेकर वापस आई। एंड व्हेन आई वेंट इन फॉर द इंटरव्यू, जो भी उन्होंने इंटरव्यू ली, मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या बोला, मैं बाहर आई। तो क्लर्क मुझे कहने लगा वेट कर लो, 4 बजे रिजल्ट लग जाएगा। मैंने उसको बोला सिलेक्शन थोड़ी होएगी, अगर होएगी ना तो तू मुझे ये लैंडलाइन नंबर दिया, मैंने कहा इस पे कॉल कर दियो। मुझे लगा ये भी टाइम पास है और मेरी सिलेक्शन हो गई। दिस इज गुरुजी। लेकिन प्रॉमिस ये था कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। कुछ वो अडॉक थी और फिर मुझे ये भी डर था कि कुछ मेरे मदर के राइवल्स हैं, उनका कभी सिर उठ गया, क्योंकि आई हैड ऑलरेडी फेस्ड अ प्रिंसिपल लाइक दैट। तो मेरे को तो ना मैं इधर की रहूंगी ना उधर की, तो आई डिडंट ज्वाइन, बट आई गॉट सिलेक्टेड। मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि एम्स के चमकते तारों में मैं बैठूं, लेकिन गुरुजी के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तो जब जिपमर की सिलेक्शन हुई, दैट वाज द अदर वन, गुरुजी इज मेरेकल। मैंने ज्वाइन करा। काफी नॉर्थ साउथ डिवाइड है, इट इज डिफिकल्ट टू सस्टेन। ये लोग इतना आसान नहीं होता, बिकॉज जो भी कुछ है, अब आप स्टेट की डोमिनेंस बोलो, जो भी कुछ बोलो, इट इज नॉट इजी फॉर देम टू एक्सेप्ट कि नॉर्थ से कोई आएगा और उनके सिर पे उन पे बैठ जाएगा। तो 2 साल तक मैंने बड़ी हॉस्टिलिटी सही इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, कि दे विल आस्क सम स्टूपिड क्वेश्चन विच यू आर नॉट, यू नो यू विल बी कॉट ऑफ हैंडेड। लेकिन गुरुजी की इतनी मेहर कि मेरे मुंह से जब जवाब निकला, जवाब सही था। एंड आई माई सेल्फ वॉज शॉक्ड कि मैंने क्या बोल दिया। व्हेन आई वुड गो एंड सी द बुक, इट वॉज राइट। देन आई रियलाइज गुरुजी, अब गुरुजी ने रखना है हाथ, इसीलिए पकड़ा है। टू सर्वाइव इन अ वर्क प्लेस इज ऑल्सो, मेरा कहने का मतलब है आपकी छोटी छोटी जरूरतें जिसमें आप अपनी मैं लगाओ ना, वो देखो जरा गुरुजी के नजारे, एंड यू विल ऑलवेज कीप अफ्लोट। यहाँ पर भी संगत शुरू हुई, जेलेसी का एलिमेंट बढ़ता गया, क्योंकि जो भी कुछ है संगत आती थी, देवर हैप्पी, उनके काम सुधरने लगे, बहुत लोगों की बहुत सारी बीमारियां टलने लगी, एंड दे स्टार्टेड कमिंग एंड आई बिकेम पॉपुलर। तो मेरे कोलीग्स ने मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट डाली कि आई एम करप्ट और मैं संगत में पैसा उठा रही। There were other 2 more complaints that I use a very dirty language, and third was that I do not know my subject. It was so shocking कि आपके कोलीग्स आपको आपकी सिलेक्शन हुई है और आपके कोलीग्स आपके अगेंस्ट ये कंप्लेंट डाल सकते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेशन विल एक्ट अगेंस्ट यू। To face corruption charges in a government is like going in your graveyard. वो ना एक दिन में ऐसे नहीं होता कि आपको बोलते हैं कि आप बताओ आपने कितने पैसे खाए। वो 6 महीने ब्रू करते हैं, और वो जो ब्रूइंग का प्रोसेस है ना, वो आपको रोज-रोज बेइज्जती से मार देता है। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये करप्शन के चार्जेस में आई एम टू प्रूव दैट आई एम इनोसेंट और द काउंटर पार्टी हैज टू प्रूव कि आई एम गिल्टी। चार्ज किसको प्रूव करना है? और इमेजिन इनकी इतनी मिली भगत होती है दैट विदाउट अ सिंगल पेपर वर्क आई वॉज फेसिंग
a 3-member inquiry in 2014. 18th July, I faced the inquiry on corruption charges. एंड क्योंकि मेरे पास पेपर वर्क नहीं था, मुझे तो ये भी नहीं पता था दैट आई एम एंटाइटल्ड टू हैव अ लॉयर, एंड आई फेस्ड इट ऑल अलोन. और करप्शन चार्जेस आर सो सीरियस, सो सीरियस. जो बदनामी होए वो तो अलग, बाकी जो आपकी रिपरकशन होए वो अलग. बट आई फेस्ड इट सिंगल हैंडेडली. द ओनली पर्सन विद मी वाज गुरुजी, नोबडी एल्स. 1.5 घंटा मेरी इंक्वायरी चली. एंड इमेजिन जो स्ट्रेस मेरे पे हुआ. बाय 23rd July, I was admitted in intensive coronary care unit. I had a heart attack. I was hospitalized. और मेरी हालत इतनी खराब थी, मुझे ना 5-6 दिन से खांसी हो रही थी और मैं सो नहीं पा रही थी. मैंने 2 फिजिशियंस को दिखाया and they told me that you are allergic to some dust or some pollen grains because there's a lot of greenery in this campus and I stay in the campus. तो you take, कफ सिरप को हायर ग्रेड करते गए इट केम टू कोडीन. जब मैंने कोडीन पीनी शुरू कर दी ना, आई स्टार्टेड बिकमिंग ड्राउजी, बट आई वाज स्टिल नॉट एबल टू स्लीप. खांसी गई नहीं और मैं ड्राउजी हो गई. तो एक दिन तंग आकर आई हैड टेकन लीव एंड आई टुक माय हस्बैंड की मुझसे कार नहीं चलती. आई वाज टू जॉइन माय ड्यूटीज व्हेन जस्ट बिफोर दैट मेरा एक कोलीग है मेडिसिन डिपार्टमेंट में हु इज रफली माय एज ग्रुप. I went to him and I told him there is something wrong I cannot describe, but I want to sleep. He checked me, सारा उसने करा एग्जामिनेशन. ये गुरुजी के तरीके हैं डॉक्टर्स घुमाने के. And there was no sign which was positive. बाद में उसने मुझे बताया कि मैं तो सिर्फ लिस्ट पूरी करने के लिए, उसने मुझे बोला चेस्ट एक्सरे करवा. मैंने चेस्ट एक्सरे करवाया, वो नॉर्मल आया. He told me ECG करवा. मैंने ECG करवाया तो उसमें हार्ट रेट 120 आई. तो टेक्नीशियन ने मुझे बोला मैडम हार्ट रेट थोड़ी सी ज्यादा है. मैंने कहा थोड़ी सी ज्यादा है, मेरे हिसाब से तो 72 होती है नॉर्मल. कहती नहीं, आजकल स्ट्रेस बहुत है, 100 तक नॉर्मल होती है, अभी 120 है, थोड़ी ज्यादा है. तो मैंने उसको कोलीग को कन्वे करा कि टेक्नीशियन कह रही है हार्ट रेट ज्यादा है. तो मुझे कहता है कि मैंने प्योरली आई हैड नो आइडिया व्हाट वी आई एम डीलिंग विद. मैंने तेरे को बोला इको करा. एंड आई वॉक्ड इनटू द कार्डियोलॉजी ओपीडी, खचाखच भरी हुई. One consultant who was sitting there, he looked at me, he told me, मैडम आपको कोई पेशेंट दिखाना है? मैंने कहा नहीं पेशेंट मैं हूँ. उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, उसको लगा इसको क्या होना है, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी ओबीस फ्रेम और एनीथिंग. उसको लगा चलो फॉर्मेलिटी से 10 मिनट में इसका इको करके इसको नॉर्मल करके भेज दूं. और जब उसने इको की प्रोब रखी, he was shocked. He called up the whole hospital के cardiologist there and they all gathered up. क्योंकि the deal was heart was not moving, ejection fraction was 32% and I was living. तो everybody came to see कि तू डेड बॉडी पे इको कर रहा है कि इजेक्शन फ्रैक्शन 32 है. किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे ये बोलने की कि क्या चल रहा है. दे जस्ट टोल्ड मी बड़ी पोलाइटली कि मैडम आप ना एडमिट हो जाओ. और मैं अपना दिमाग देख रही थी, मुझे किसी ने बताया नहीं क्या हो रहा है. एंड आई वाज आर्ग्यूइंग विद देम कि बच्चों के एग्जाम्स हैं, आप दवाई दे दो, मैं 3 दिन बाद लाइक अ रूटीन पेशेंट. बड़े डरते डरते उन्होंने बोला मैडम आप प्लीज एडमिट हो जाओ. एंड आई वाज एडमिटेड. तो जब मैं ट्रिपल सीयू में गई एंड उन्होंने जो भी इमरजेंसी लासिक्स आईवी जो भी कुछ मुझे दिया, बट दैट इंक्लाइंड बेड ऑफ 45 degrees and I slept off. I had not slept for 6 days. I only slept and I slept and I slept for next 2 days. I had no idea what was going on. 2 दिन के बाद जब मुझे होश आया ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ मॉनिटर्स में हूं. And the cardiologist decided to do an angio. तो मेरी एंजियो हुई and there was a block in my oblique margin, one of the coronaries. There was a block and I was told कि आपको 6 महीने पहले भी हार्ट अटैक हुआ है. So we will do an angioplasty without telling me कि they have nothing to offer. But they told me हम angioplasty करेंगे, you will not improve. Because it's not in your coronaries. वो फैट का नहीं है, वो घी तेल का दाग नहीं है, वो ब्लड क्लॉट है. मेरे कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, मेरी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी जिसमें ब्लड डिसऑर्डर हो, लेकिन ये क्लॉटिंग क्यों हो गई.
गुरुजी की दी हुई बीमारियां भी ऐसी होती हैं जो किसी को समझ नहीं आती, जब घुमाने पे आते हैं ना गुरुजी करते हैं। ठीक है, 2 स्टेंट्स लेकर आई वाज टेकन अप अगेन फॉर एंजियोप्लास्टी। दे डिड अ फ्लो स्टडी, जो पुराना अटैक था जिसमें कॉरोनरी खुली भी थी, दे डिड अ फ्लो स्टडी एंड इट केम नियरली नॉर्मल। So the doctors decided not to put a stent in that coronary, and जो प्रेजेंट क्लॉट था उसके अक्रॉस उन्होंने स्टेंट डाला। तो अब मेरे पास क्या है, एक गुरुजी के ऑपरेशन की कॉर्नरी, एक डॉक्टरों के ऑपरेशन की कॉर्नरी, एंड आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 1 मंथ। 1 मंथ भी क्योंकि कोलीग्स ने कंप्लेंट डाली दैट शी कैन नॉट रिमेन हॉस्पिटलाइज फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, शी शुड कम बैक टू वर्क। तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स मेरे को फिर डिस्चार्ज किया गया, एंड माय कोलीग्स वर वार्न्ड कि इसको स्ट्रेस नहीं देना, ये खत्म हो जाएगी। आई डिड नॉट इम्प्रूव, बट गुरुजी का एक वो ब्लू वाला स्वरूप है, जब मैं घर आई 1 महीने बाद, गुरुजी का एक ब्लू स्वरूप पूरा काला हुआ हुआ, एंड इट वाज शॉकिंग टू सी। क्योंकि 2 महीने फिर मैंने घर पर रेस्ट किया, आई वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू अटेंड द हॉस्पिटल। सो मैं रोज सिर्फ शब्द और गुरुजी का ये, जैसे आपके पास ये पूरा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप मेरे पास भी। बस जब आंख लग जाए तो शब्द में सो जाओ, जब आंख खुल जाए तो सिर्फ गुरुजी, कुछ और नहीं। 2 महीने, और गुरुजी का वो जो ब्लू स्वरूप है वो उसका रंग साफ होना शुरू हुआ। गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, मौत भी लेते हैं, और मेरी भी ली। बिल्कुल काले गुरुजी, बिल्कुल गोरे लाल जब हो गए ना, तो मैं ठीक हुई। लेकिन जितनी बार डॉक्टर्स टेस्ट करें, मेरे टेस्ट रिजल्ट्स वर सो पुअर। तो माय कार्डियोलॉजिस्ट 1.5 साल के बाद उसने टेस्ट करने छोड़ दिए। मुझे कहता है तू दवाइयां खा ले, बट ही केम टू माय हाउस टू सी कि तेरे कौन से गुरुजी हैं, एज ए क्यूरियोसिटी, तेरे कौन से गुरुजी हैं। ही केम एंड ही टोल्ड मी देयर आर पावर्स आई हैड हर्ड, बट पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। 8 महीने बाद मेरा कार्डियोलॉजिस्ट मुझे कहता है कि लोगों को एक हार्ट अटैक होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और शशि मैंने तो तेरे को एक दिन भी उदास नहीं देखा। और मैं आज तुझे बता रहा हूं, जब तू आई थी वी न्यू यू आर लॉस्ट, हम तो सिर्फ वेट कर रहे थे जब नेचुरल डेथ हो जाए, नॉट मोर देन 48 आवर्स। और संगत जी, मिरेकल देखो आप गुरुजी का, ये एक नहीं। उस दिन जब मेरी ब्लड शुगर चेक हुई थी, इट वॉज नॉन रिकॉर्डेबल ऑन अ ग्लूकोमीटर, 500 से ज्यादा, और HbA1c 17 आया था, और मेरा कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ। 10-12 में लोगों की किडनी बैठ जाती है, 17 पर भी मेरा कोई डैमेज नहीं हुआ। एंड आई वॉज पुट ऑन इंजेक्शन इंसुलिन। टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट अगर इंसुलिन पे चला जाए, अब मुझे समझ आया गुरुजी ने वो इंसुलिन का इंजेक्शन मुझे क्यों दिखाया था। मैं इंसुलिन पर आई, मुझे ये पता था गुरुजी लेते हैं, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि गुरुजी मेरे को इंसुलिन से बचाओ। दिन के 4 इंसुलिन इंजेक्शंस, और मेरी हालत हो गई 10 महीने में, और बची हुई सारी जिंदगी सोचकर घबराहट होती थी। बट आई नेवर बिकेम सुसाइडल समहाउ, बट मेरे को यह भी नहीं होता था कि गुरुजी आप ले लो या मुझे निकालो। But doctors somehow in the back of their minds were convinced I am basically not a diabetic. तो 10 महीने के बाद दे रिपीटेड ऑल द टेस्ट एंड दे फाउंड कि आई एम नॉर्मल, मतलब आई डोंट नीड इंजेक्शन इंसुलिन। ये गुरुजी का एक और मिरेकल। टाइप 2 का पेशेंट इंसुलिन से टैबलेट्स पर वापस, नो इंसुलिन। मुझे पता है गुरुजी ने ली है, पर जब वो गुरुजी का इंजेक्शन में मैंने गुरुजी का शरीर देखा, मैं रो पड़ी थी। कितने साल पहले गुरुजी ने दिखा दिया, लेकिन इंसुलिन हट गई। एंड आई स्टार्टेड, मतलब क्योंकि मेरे स्टेंट वगैरह पड़े, आई हैव बीन ऑन ब्लड थिनर्स, आई एम ऑन सो मेनी मेडिकेशन, कि ये शरीर मेरा अपना नहीं है। आई फील लाइक समथिंग लाइक 85-90 ईयर्स ओल्ड, बिकॉज ड्रग्स, उनके साइड इफेक्ट्स, और कितनी ड्रग्स मैं आपको बता नहीं सकती। यू नेम द ड्रग दैट आई एम ऑन, आई कुड बी ऑन, एंड आई एम।
इट हैज चेंज्ड एवरीथिंग, माय लाइफ हैज चेंज्ड। पर मुझे कोई गुरुजी से गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि 2-3 बार मेरे साथ हुआ। मैं एयरपोर्ट पे ना व्हील चेयर लेती हूँ। आई एम नॉट अलाउड टू लिफ्ट वेट्स, आई कैन नॉट स्टैंड फॉर लॉन्ग, आई कैन नॉट, आई हैव माई लिमिटेशंस, बट आई एम फिट टू फ्लाई। तो 2-3 बार जब मैं एयरपोर्ट पे व्हील चेयर लेने गई, द एयर हॉस्टेस फॉट विद मी, पेशेंट कहाँ है, पेशेंट कहाँ है, आई कांट बिलीव यू आर द पेशेंट। मेरे को, मैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाती हूँ अपने कार्डियोलॉजिस्ट से। बट ये हालत है, टेस्ट करो कुछ और है, देखो तो कुछ और है। दिस इज गुरुजी। मौत को टालना, जो ये शक्ति रखते हो उनकी महिमा को आप गा ही नहीं सकते। अभी तो ये चीजें, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे भी नहीं पता और गुरुजी ने करी, क्योंकि गुरुजी कभी बताते ही नहीं थे। हम तो एक गरीब को रोटी खिला दें तो 50 बार उसको सुनाते हैं। एक मेड को आप एक बार खाना खिला दो ना, उसे 50 बार सुनाओ, तेरे को मैंने रोटी दी थी, तेरे को मैंने ये दिया था। हम तो लिस्टें बनाते हैं और गुरुजी करते हैं। हम तो हिसाब रखते हैं, गुरुजी कुछ भी नहीं करते। ये है गुरुजी। गुरुजी के साथ साथ मैं 2011 में फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी में एलटीसी लेके, फैमिली में कोई मैरिज थी, आई हैड गॉन फरवरी में, मैं वहां पर गई तो पहली बार जिंदगी में मेरी मदर इन लॉ ने खुद चाय बनाई। मेरे बड़ा अजीब लगा। मेरी मदर इन लॉ बार बार मुझे कहती, नहीं 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 शशि, अब मैं बदल गई हूँ, अब मैं बदल गई हूँ। क्योंकि मैंने तो उनका वो रूप देखा था कि प्रॉपर आर्मी की तरह केटल और उसमें लिप्टन की चाय, जो मेरे से कभी ब्रू नहीं हुई इतने सालों में, 95 से 2011 तक, 16 साल में मुझे वो एग्जैक्ट चाय जो मेरी मदर इन लॉ को पसंद थी समाव नहीं बनी मुझसे। एंड आई न्यू अब ये फिर पड़ेगी मुझे, क्योंकि वो हर बार बेचारी बोलती थी। लेकिन उस फरवरी में उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला नहीं नहीं अब मैं ना वो केटल में नहीं लेती, एंड शी जस्ट यूज्ड एक ही केटल में दूध। पहले तो पूरा ट्रे लगता था जिसमें वो दूध दानी, चीनी का, प्रॉपर कप्स विद सॉसर, पूरा प्रॉपर ट्रे। और मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती कि मेरी मदर इन लॉ ने मेरे साथ खड़े होकर किचन में चाय बनवाई और मुझे रजाई में अपने साथ बिठाया और हम दोनों ने बैठ के रजाई में चाय पी। समथिंग दैट आई हैव नेवर डन विद माई मदर। और मेरे साथ मदर इन लॉ बात करने लगे एंड शी केप्ट ऑन रेफरिंग, देख सामने गुरुजी बैठे हैं, देख सामने गुरुजी बैठे हैं। मुझे समझ ही ना है, मुझे कुछ ना दिखे। तो एनीवे, बट मैं इतनी स्तब्ध रह गई अपने मदर इन लॉ के नेचर से। मैं 4 दिन उनके पास थी। शी वॉज टेलिंग मी मेरी साड़ियां ले ले, मैं जानती हूँ तू ही एक है जो पहनेगी, जो भी उनके थे। मैं अभी गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी पता नहीं मेरे कौन से कर्म है जो आपने शशि जैसी बहू दी। मैंने उनको बोला, मैं कहा मम्मी मुझे समझ तो आया नहीं, पर जो आप बोल रहे हो ठीक ही बोल रहे हो। पर विभोर हो चुकी थी। उन्होंने गाजर का हलवा बनाया जिसको कोई नहीं खा रहा था, और मैं गाजर का हलवा छोड़ती नहीं हूँ। मैंने इतना गाजर का हलवा खाया, मेरे मदर इन लॉ खुश क्योंकि उन्होंने बनाया, और मैंने इतना खाया कि अच्छा है कोई नहीं खा रहा। वो प्यार जो मुझे अपनी माँ से नहीं मिला, वो 4 दिन मुझे अपनी मदर इन लॉ से मिला। मैं वापस आई और मदर इन लॉ की डेथ हो गई। देन आई रियलाइज्ड कि गुरुजी संगत लेने आते हैं। उनको तो दिख ही रहते, वो तो बोल ही रही थी कि गुरुजी सामने बैठे हैं, गुरुजी सामने बैठे हैं। इट वॉज सो शॉकिंग कि मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी अभी तो रिलेशन सुधरे थे और आप उनको ले गए, ये थोड़ा सा अनफेयर नहीं हो गया? पर कर्मों की गति। बट आई रियली, मतलब उनका डायनामिज्म इतना ज्यादा कि 2015 तक जब मैं लास्ट गई हूँ अपनी ससुराल, मुझे हमेशा लगता था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का इतना डायनामिक पर्सनालिटी, कि अभी वो कमरे से निकल के आएंगी, अब भी आएंगी, अभी आएंगी। आई कुड नॉट बिलीव कि शी इज नो मोर। But anyway, wherever she is, whichever world, I'm sure she must be happy. तो द लाइफ मूव्ड ऑन, बच्चे बड़े होते गए। आज भी गुरुजी के साथ बहुत मिरेकल्स होते हैं। जैसे संगत की मैंने बरकत आपको बताई, लंगर की पावर आपको बताई। अभी क्या है यहाँ पर भी ना, टू रिमेन अफ्लोट, जब ये मेरे करप्शन चार्जेस और ये सब इंक्वायरी की रिपोर्ट आई, आई वॉज क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस। और गुरुजी के ना तरीके, इट इज नॉट जस्ट क्लियरिंग। 2014 में ये इंक्वायरी हुई, सारा हार्ट अटैक हुआ। 2015 में मुझे नेशनल लेवल के 2 अवार्ड्स मिले, आई वन।
जिन्होंने बोला था ना इसको सब्जेक्ट नहीं आता, गुरुजी ने उनको, एंड दे आर लाइफ टाइम अवार्ड्स, आई गॉट इट। और जिस दिन मिले ना मुझे, मेरे डायरेक्टर ने मुझे ऑफिशियली फॉर अ कप ऑफ टी बुलाया, क्योंकि डायरेक्टर वाज द लास्ट विनर ऑफ वन compete, उन्होंने भी 2 के लिए किया था। ही वाज द लास्ट विनर 29 ईयर्स। बोले अरे शशि, हम भी गए थे तो एक ही जीत के लाए, तुम 2 कैसे लाई? और खुद ही बोले अब तुम हमें कहना कि ये गुरुजी ने करा है। तो मैंने कहा सर और कौन करेगा? लाइफ टाइम आप 18 लोग compete करें कैटेगरी में, और उनमें से एक आप विनर हो, फिर 18 की प्रेजेंटेशन का एक अवार्ड, और वो भी आप हो। इतना अच्छा लगा ना मुझे कि इसमें एम्स, पीजीआई, सारी दुनिया के बेस्ट लोग लगे, एंड आई वन। गुरुजी इज बियॉन्ड एनीबडीज डिस्क्रिप्शन। हॉराइजन जैसे कभी मिलता नहीं, लेकिन होता है। जितना आगे चले जाओ उतना और आगे होता है। Not just this much. In terms of filing for patent and innovation, I won another award by CRISIL. If you've heard the name of CRISIL, it's a big thing. And I became such a success story in my institute कि लोगों ने ना मुझे थ्रेटन करना शुरू किया कि तुमको तो एक कमरे में बंद कर देना, ताकि तुम कुछ भी ना करो, आई एम श्योर तुम्हारे गुरुजी उसमें भी कुछ कर देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि पीपल स्टार्टेड फीलिंग कि एक पावर है, लेकिन अगर नहीं आ रहे तो वो उनकी जर्नी है। पर हाँ, हमारा काम है उनको बुलाना, क्योंकि ये भी एक सेवा है। एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ। मेनी पीपल सेड कि हमें कुछ पता नहीं चला, अब वो उनकी जर्नी है, पर एक बार तो आ जाओ। एंड दिस इज द सेवा आपकी भी, कि जो संसार में ऐसे कोई दुख ना रहे अगर सब अपनी ईगो छोड़ के गुरुजी के पास आ जाए। लेकिन ये ना, अब गुरुजी की बात की, एक भी बंदा बंदा बना देता, वो भी एक गुरुजी की, जब गुरुजी ने ही बोल दिया तो हमारी क्या। अभी लॉकडाउन कोविड का टाइम, मेरी बेटी का 12th का बोर्ड था। जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ इंडिया में, उसका एक बोर्ड का पेपर लटक गया, एक पेपर जो नहीं हुआ था, और वो पेपर था हिंदी। और वो खिंचता गया, खिंचता गया, खिंचता गया कि उसकी डेट टेंटेटिवली जुलाई में लगी। अब बेटी फाइनली आके मुझे कहती है, मम्मी मैं तो हिंदी भूल गई, ह और थ में फर्क नहीं मालूम, साउथ में वैसी हिंदी नहीं देखने को मिलती। अब कहाँ से शुरू करो? 12th का बोर्ड लिखना है। शी हैड ऑप्टेड फॉर हिंदी अगेंस्ट मैथमेटिक्स, और वो तो अल्फाबेट में घूम गई। क्या करोगे आप? गुरुजी देर हो जाए। हाँ, तो बिटिया का बोर्ड का एग्जाम गुरुजी ने क्लियर कराया, एंड नॉट जस्ट दिस मच, फरवरी में जब इसका प्री बोर्ड हो रहा था, शी वाज स्कोरिंग वेरी लो। स्कूल के टीचर्स कॉल्ड मी एंड दे ब्लास्टेड मी लाइक यू आर एन एम्बिशियस मदर, बच्चे को देखते नहीं हो। एंड शी वाज हार्डली गेटिंग अ पास मार्क इन अ प्री बोर्ड, 3 सेशंस। यू नो, एज अ मदर, वो जो बात रहती है ना कि तेरी मदर ने कुछ नहीं सिखाया, वो दुनिया में आज भी है। आज भी, आज भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना, तो पहला गुणगान माँ का होता है। तो बेसिकली टीचर्स ने तो अपना हिस्सा पूरा कर दिया। अब 1 महीने में एग्जाम, मार्च में तो बोर्ड शुरू हो जाते हैं। दिस वाज लाइक मिड फरवरी व्हेन दिस हैपेंड। तो मैंने अपनी बेटी के साथ बड़ी सीरियसली बैठ के बात करी कि बेटा अपना अगले साल बोर्ड दे देंगे, क्योंकि बोर्ड में खराब नंबर विल 65%, तो यू नीड टू बिकम एलिजिबल फॉर वेरियस अदर एंट्रेंस प्रोसीजर्स। तो 65 तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि 30 और 33 पर हम लोग स्ट्रगल मार रहे हैं। तो वील सिट फॉर 1 ईयर, वील वेट, वील गिव द बोर्ड नेक्स्ट ईयर। विद दिस डायलेमा, दिल से गुहार गुरुजी की, मेरी भी और मेरी बेटी की भी। तो जब इसके बोर्ड के एग्जाम शुरू हुए, मैं इसको रोज, क्योंकि सेंटर के बाहर तक हमें अलाउड था, कोविड हैड नॉट येट मूव्ड इन, तो आई टोल्ड माय डॉटर, यू विल गो इनसाइड द सेंटर, look at the question paper, if you think you can do better, you write the paper, I'll wait outside for another half an hour, you come out if you feel you cannot answer.
because we can't take a risk. It's better to be absent than to fail in a paper. और इसके सारे पेपर्स दिलवाए. बट जैसे गुरुजी की महिमा है, गुरुजी कहते हैं ना मैं रिजल्ट बदल देता. When the result came, my daughter got an average of 89.4. It was a slap on everybody's face. And I have recorded her video because it was unbelievable. It was unbelievable. तो गुरुजी ना बड़े रिजल्ट्स बदले मेरी लाइफ में. Once I had applied for army का job and my daughter was I think 7-8 months old and सारा दिन मेरा मेडिकल चला. और लास्ट में जब मेडिकल स्पेशलिस्ट देखता है ना, तो वहां पर मुझे पता चला कि आई एम नॉट आइडियल वेट. आई हैड जस्ट डिलीवर्ड माई डॉटर 7-8 months ago. तो मैंने सिस्टर से पूछा. सिस्टर वॉज द वन हु वॉज रिकॉर्डिंग द वेट्स. स्पेशलिस्ट हैड नॉट अराइव्ड ऑन द एग्जामिनेशन रूम कि मेरा वेट कितना होना चाहिए. तो शी टुक माई हाइट. शी टोल्ड मी योर वेट शुड बी बिटवीन 59 and 64. And I knew I am between 66 and 67. I knew I am overweight. I knew that the medical specialist will write on my papers to lose the weight and come back again for the examination. तो मैं बॉम्बे से दिल्ली आऊंगी. तो मैंने वहां बैठ के ना गुरुजी को गुहार लगाई. मैंने कहा गुरुजी कुछ भी करो, मेरे को वापस नहीं आना. आप मेरा मेडिकल फिट कराओ. आप यकीन नहीं मानोगे, when the specialist came and the sister took my weight, it was a digital scale. उस पे फ्लैश हुआ 67.4. और पता नहीं गुरुजी ने क्या करा, वो सिस्टर ने रिकॉर्ड करा 64. एंड आई न्यू शी हैड मेड दैट मिस्टेक. पर मैं क्यों बोलकर अपनी जड़ खो दूं. उसने मुझे चिट दी. आई वेंट टू द स्पेशलिस्ट. ही लुक्ड एट मी. ही टोल्ड मी यू डोंट लुक 64. तो व्हेन यू हैव नथिंग टू से, you only smile through. So he wrote on my papers, she has a broad frame, probably due to heavy bones, fit for joining the duty. Result badal diya. Yet another occasion, I was operating to the end of my senior residency when मैं cataract surgery करके lens डाल रही थी. At that time we were doing non-phacoable surgery. तो जब मैं लेंस इंसर्ट कर रही थी ना, somebody pushed my elbow और वो लेंस ना it didn't go properly. It created what we call as a rent in the posterior capsule. And I turned back in a massive temper only to realize कि मेरे पास head of the department खड़े हैं. धक्का उनका लगा था. You can't shout at the head of the department in an OT. मैं चुप कर गई. तो ही जस्ट लुक्ड एट मी. ही टोल्ड मी उसमें क्या है, तेरे हमेशा नॉन कॉम्प्लिकेटेड केसेस निकलते हैं. व्हाटएवर यू ऑपरेट, आई हैव नेवर सीन अ कैटरैक्ट कॉम्प्लिकेशन इन योर केसेस. लेट अस सी हाउ यू मैनेज दिस. मैंने तो गुरुजी का नाम लिया. गुरु करा दो. किसी की आंख मेरे हाथ से नहीं खराब होनी चाहिए. सब श्रेय आपका. जो मेरे को गुरुजी ने राह दिखाई मैंने करा. मोबाइल है आजकल कैटरैक्ट सर्जरी, उस टाइम भी थी. द पेशेंट वेंट होम. दूसरे दिन सुबह वो ओपीडी में आया. मुझे तो पता था इसका कॉर्निया इतना सफेद नहीं होगा, मतलब इतना क्लियर नहीं होगा, इसकी विजन थोड़ी कम होगी. तो मैं ना भीड़ निपटा रही थी कि अभी इसने तो डांट मारनी है मुझे और लेट द मेन क्राउड गो. तो मैंने उस पेशेंट को डिले करा. तो थोड़ी देर में पेशेंट गुस्सा हो गया कि आप मेरे को नहीं देख रहे हो, आप बाकियों को देखे चले जा रहे हो. तो फाइनली फिर हार के, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मैंने उसकी आंख की बैंडेज खोली एंड आई वॉज अघॉस्ट. It was crystal clear, as if no complication had occurred. It was unbelievable and the vision was full. I could not believe it. So I took that patient to the head of the department's room. And उनका पहला कमेंट था, हाँ अब तू बोलना तेरे गुरुजी ने रिजल्ट चेंज कर दिया. But I knew गुरुजी had done. शाम को मैं गुरुजी के छोटे मंदिर गई. Without my saying, गुरुजी ने मुझे बड़े प्यार से बोला, और शशि आंटी फिर रिजल्ट बदल देता. मैं कहा हाँ जी गुरुजी. चल खड़े हो, संगत नू दसी. मैंने किस्सा सुनाया. 15 दिन के बाद एक लेडी मेरे पास आई एंड शी टोल्ड मी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इसका सत्संग करा. मैंने कहा थैंकफुल तो आप गुरुजी के, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, सुनने वाले का और कहने वाले दोनों का भला. शी टोल्ड मी, आई एम एनेस्थेटिस्ट बाय प्रोफेशन. आई डू प्राइवेट प्रैक्टिस.
मेरे को एक बच्चा इंट्यूबेट करना था, तो मैंने बच्चा जब एनेस्थीसिया में अंडर करते हैं, तो उसको इतने डीप फेज में ले जाते हैं एनेस्थीसिया के कि उसकी रेस्पिरेशन सस्पेंड करते हैं, एंड देन यू पुट द वेंटिलेटर ट्यूब इनसाइड एंड यू टेक ओवर द रेस्पिरेशन एज अ डॉक्टर, दैट इज कॉल्ड इंट्यूबेशन। तो उस स्टेप पर बड़ा क्रिटिकल होता है कि आपकी ट्यूब विद इन टाइम चली जाए, बिकॉज इफ यू डिले दैट तो बच्चे की रेस्पिरेशन सस्पेंड हो गई और आपने उसे कुछ थेरेपी दी नहीं, ही इज डेड, ही इज ब्रेन डैमेज्ड, कि वो ट्यूब नहीं जा रही थी, इट वाज गेटिंग डिलेड। देन आई रिमेम्बर्ड कि आपने गुरुजी को गुहार लगाई थी, दैट्स द मैसेज शी टुक। कहती मैंने भी दिल से गुरुजी को आवाज लगाई और ट्यूब चली गई, आई एम थैंकफुल टू यू। तो ये जो कहते हैं ना गुरुजी, कहने वाले का भला सुनने वाले का भला, कभी ये मत लाना अपने मन में कि कोई सत्संग जरूरी नहीं है या मेरा सत्संग खास नहीं है। प्लीज उसको जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत जरूरी है कि किसी और के काम का है, उसको सुनना जरूर करना। आपकी जबान भी पवित्र होगी, आपका भी भला होगा। ये आपके बस में नहीं है ये जानना कि क्या कर रहे हैं, वो परमात्मा के लिए छोड़ दो, वो उनका है। जय गुरु जी।